Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 11th B of class 10 mathematics, chapter name coordinate geometry. But first we will discuss some formula related to this exercise, then we will back to the exercise 11B. So first point is slope. Here slope are gradient of a straight line. The slope or gradient of a line is the tangent of the angle which the part of the line above the x-axis makes with the positive direction of x-axis. The slope of line is indicated by the letter M. Suppose we have a Cartesian plane, x-axis, y-axis and a line AP which inclined at x-axis at the angle of theta. ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो एंगल मेजर हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स है. ये एंगल का पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज. एंगल को जब भी मेजर किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड एंगल आपका पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव होगा. तो जो स्लोप होगा वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल का टेंजेंट होता है ना, यहाँ पे लिखा है टेंजेंट ऑफ द एंगल विच इज द पार्ट ऑफ द लाइन अबव द एक्स एक्सिस मिक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मीन्स जो भी टेंजेंट ऑफ थीटा है, मीन्स जैसे tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, जो एंगल यहाँ बनेगा, सपोज कर लीजिए 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो स्लोप ऑफ द लाइन कहलाएगी या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन कहलाएगी. क्लियर? तो जो भी tan की वैल्यू होगी वो उस लाइन की टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि उसके स्लोप या ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करेगी. नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट. सपोज वी हैव टू पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 एंड वी formed a line by joining these 2 points x1 y1 x2 y2. So slope of a line in the form of coordinate is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Look here, slope m or tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. या ऐसे कर दिए, डिफरेंस ऑफ द y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ द ऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंट ऑफ द एब्सिसा. जो y पॉइंट होता है, पॉइंट का y पार्ट जो होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, और y का जो x कोऑर्डिनेट का जो x पार्ट होता है वो आपका एब्सिसा कहलाता है. तो डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा भी कहा जा सकता है, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये लर्न करना ज़रा सा आपके लिए ईजी है. क्लियर? अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, फ्यूचर में भी आपके लिए ज़रूरत इनकी पड़ेगी तो समझ में वहाँ पर आ जाएगा. जैसे कि सपोज कर लीजिए ये आपका एक्सिस है. क्लियर? इस एक्सिस पे कोई एक लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है. ठीक है ना? तो इस एंगल का जो टेंजेंट होता है वही आपका कहलाता है स्लोप. मीन्स स्लोप ऑफ ए लाइन, इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, इज इक्वल टू टेन थीटा. मीन्स अगर से हमारे पास एंगल होगा तो हम टेंजेंट की जो वैल्यू होगी, टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, उससे स्लोप को मालूम कर सकते हैं. क्लियर? लेकिन कंडीशन ये है कि जो एंगल है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स इस तरीके से मेज़र हो. ऐसा नहीं कि नीचे से आपने मेज़र कर दिया, वो नहीं. जो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट होगा एंगल का वो आपका टेंजेंट के साथ मिलके स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. बट सपोज कर लीजिए आपके पास दो पॉइंट मालूम होते. पहला पॉइंट सपोज कर ले x1 y1 हो जाता, इसी तरीके से एक पॉइंट और यहाँ पे होता x2 y2. तो एंगल दिया होगा तो स्लोप यहाँ से निकल सकता था. बट अगर पॉइंट मालूम होता तो स्लोप निकालने के लिए एक फॉर्मूला आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. क्लियर? अच्छा, अगर से हम ये कह दें कि हमारे पास दो ऐसी लाइनें हैं जो y एक्सिस से सेम एंगल बना रही हैं. देखिए जैसे कि एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है. एक लाइन ये सपोज कर लेते हैं और एक लाइन हम यहीं पे और ड्रॉ कर लेते हैं. इस दोनों का एंगल सेम है तो ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? पैरेलल होगी. तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है. अगर से पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के लिए टेंजेंट की जो वैल्यू होगी, मीन्स सपोज कर ले ये एंगल आपका थीटा है तो ये थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा. दोनों की वैल्यू अगर थीटा मान लिया जाए तो इसके टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वही टेंजेंट की वैल्यू ये होगी, यानी कि पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो आपका सेम होता है. अगर हम ये सपोज कर ले फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 और सेकंड लाइन का स्लोप m2 है, तो पैरेलल लाइन के लिए स्लोप क्या होगा? m1 इज इक्वल टू m2 होगा. लेकिन अगर से दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो, सपोज कर लीजिए आपकी एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है, और पहली लाइन का स्लोप m1
और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है कि अगर से ये पैरेलल लाइन हो, परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो m1 m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कंडीशन तब है जबकि लाइन पैरेलल हो, और ये कंडीशन तब है जबकि लाइन आपकी परपेंडिकुलर हो। मीन्स अगर हमें एक लाइन का स्लोप मालूम है तो हम दूसरी पैरेलल लाइन का भी स्लोप मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से एक लाइन का स्लोप मालूम है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप मालूम किया जा सकता है इस रिलेशन का यूज़ करके। क्लियर? लेकिन सपोज कर लीजिए आपके पास ऐसी दो लाइन हो जो ना तो पैरेलल हो ना तो परपेंडिकुलर हो, उनके बीच का एंगल कुछ और हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, आइए देखते हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एक्सिस हो गया, एक लाइन आपकी ये है ऐसे और एक लाइन हमारी ये है, ठीक। तो इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा, ठीक। इस दोनों लाइन के बीच का एंगल हमने सपोज कर लिया थीटा। तो जाहिर सी बात देखिए, जो स्लोप निकाला जाएगा वो दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है उस पर मिलता है। मतलब इस लाइन का स्लोप ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरी वाली लाइन के लिए हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो दोनों स्लोप को हम मालूम कर सकते हैं अगर दोनों एंगल हमको मालूम हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कौन से एंगल बना रही है वो लाइन। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि पॉइंट मालूम है, इस लाइन का पॉइंट मालूम है और ये लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है उसका पॉइंट मालूम है, तो भी हम वहाँ से स्लोप मालूम कर सकते हैं। या तो डायरेक्ट स्लोप मालूम हो जाए, पहली लाइन का स्लोप दिया गया है m1 एंड दूसरी लाइन का स्लोप दिया गया है m2। तो इस कंडीशन में दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसका टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक। ये इक्विवेलेंट डिफरेंस है, मीन्स इसमें से जो भी ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को आपको माइनस करना है। हो सकता है m1 माइनस m2 हो सकता है m2 माइनस m1 हो, मीन्स जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस होगा, वो सीधी सी बात है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से अगर हमको दो कंडीशन मालूम करनी हो, एक पैरेलल के लिए और एक परपेंडिकुलर के लिए, तो इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स लाइन क्या हो गई आपकी पैरेलल हो गई। अगर से लाइन पैरेलल है तो tan 0 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, tan थीटा की जगह पे tan 0 इज इक्वल टू 0 होता है, और राइट साइड का रिलेशन जो है आपका वो उसी तरीके से रहेगा, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी कि रिलेशन आपको क्या मिला, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 कह लीजिए, या m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2। ये कंडीशन किसकी अभी हम लोगों ने देखा था, पैरेलल लाइन की थी। लेकिन अगर से परपेंडिकुलर होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती, 90 डिग्री रखना पड़ता। tan 90 की वैल्यू क्या होती, इनफाइनाइट होती, अनडिफाइंड फंक्शन होती है। तो जब हम यहाँ पे tan 90 रखते हैं तो यहाँ पे क्या रिलेशन मिलता, अनडिफाइंड। आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए आपको क्या मिलेगा, tan 90 पे आपको मिल जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तभी होगा जबकि डिनोमिनेटर आपका इक्वल टू 0 होता है, यानी कि 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको मिल गया कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होता है। ये कंडीशन आपको मिल गई कब, जबकि लाइन जस्ट परपेंडिकुलर हो। पैरेलल के लिए ये कंडीशन है, दोनों स्लोप सेम होगी, और परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन है, उनका प्रोडक्ट -1 मिलेगा। इस दो फॉर्मूले का यूज़ करना है हम लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 11th B। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 11th B from question number 1. Clear? Find the slope of a line whose inclination to the positive direction of x-axis is anti-clockwise direction is given as 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 15 एंड 75 डिग्री। सीधी सी बात है, अगर हमको स्लोप निकालना है, एंगल मालूम है, तो tan थीटा रख देंगे, आ जाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मीन्स tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 स्लोप मालूम हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो सिंपली स्लोप इज इक्वल टू 1। tan 60 इज इक्वल टू √3, वहाँ से स्लोप की वैल्यू मालूम हो जाएगी √3। तो आइए इस दो में से एक हम सॉल्व कर देते हैं। 15 डिग्री की वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो वहाँ से आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में सब चीज़ें यूज़ हुई हैं। बहरहाल यहाँ पे सॉल्व की जाती है। tan 15 डिग्री हम सॉल्व कर देते हैं, tan 75 डिग्री आप अपने से लगा दीजिएगा। थोड़ा से फॉर्मूले में चेंज होता है माइनस या प्लस का,
उसके बाद दोनों क्वेश्चन आपका लग जाएगा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। एंगल थीटा इज इक्वल टू आपको मालूम है 15 डिग्री। ठीक, हमको क्या करना था, स्लोप निकालना था। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स एंगल 15 है तो tan 15 हो जाएगा। अब इस 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल में रखिए कि उन दोनों का डिफरेंस 15 है, और ऐसे दो एंगल हो जिस दोनों एंगल के tan की वैल्यू आपको मालूम है। जैसे 15 तो बहुत तरीके से हो सकता है, हम 30 माइनस 15 कर लें आ जाएगा, 20 माइनस 5 कर लें आ जाएगा 15, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं tan 45 माइनस 30, तो ये आपका देखिए डिफरेंस करने पे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे आपने tan a माइनस बी का रूल लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेकंड पार्ट जो इसके बाद वाला पार्ट है ई, उसमें एंगल 75 डिग्री है, तो हम 45 प्लस 30 कर लेंगे तो हमारा रिलेशन बच जाएगा। अच्छा, tan a माइनस बी का रूल क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो उसके अकॉर्डिंग a की जगह पे 45 है, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। क्लियर? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ऑल एंगल रिलेटेड टू tan। अब देखिए ई पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 प्लस 30 रखेंगे, तो ये आपका tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30 आएगा। तो जो नेक्स्ट पार्ट आप सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पे प्लस लगाइएगा तो ऊपर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, अब इसमें लाइए सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 3, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन रूट 3। इसको आप थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। एक आंसर हो सकता है आपका यहाँ पे हो जाए, बट ज़्यादातर ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है। तो अगर हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें तो क्या होगा, रूट 3 माइनस 1 से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। आइए वो भी कर लेते हैं। यहीं पे देखिए क्या होगा, ये आपका है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। आपने क्या किया, रूट 3 माइनस 1 से न्यूमरेटर में और रूट 3 माइनस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर a माइनस बी सेम टर्म में होल स्क्वायर का रूल लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए क्या बनता है, 3 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट 3 ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab अपॉन सेम टर्म में, बट साइन का चेंज डिफरेंस है, तो a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 3 माइनस 1। तो अब देखिए कोई रिलेशन क्या बना आपका, ये हो गया यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। हाँ, ये हो गया आपका 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। अगर हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ये नहीं ना कि 2 कैंसिल कर दीजिएगा, 2 2 4 कर दीजिएगा, वो नहीं, 2 कॉमन लीजिएगा उसके बाद करिएगा, यानी कि दोनों को 2 से डिवाइड करना होगा। 2 माइनस रूट ऑफ 3 आपका ये भी आंसर माना जा सकता है। हो सकता है आपकी बुक में आंसर आ गया, हो सकता ना आया हो। अगर नहीं आ रहा है तो हम रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 माइनस 1.732। इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको फाइनली रिजल्ट अपनी बुक के अकॉर्डिंग मालूम हो जाएगा। आपकी बुक में आ रहा है 2679। ठीक, अगर से देखिए, अगर रूट 3 की वैल्यू दी होती तब तो बेहतर था, हम यहाँ तक लाते, वरना ये आंसर आपका सफिशिएंट है। अगर ये कंडीशन नहीं दिया है कि डिस्मल में निकालिए या रूट के फॉर्म में निकालिए, तो आप फ्री है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। बट अगर ये कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ विद इन 2 डिस्मल प्लेस 3 डिस्मल प्लेस, तब तो हमको निकालना ही पड़ता। क्लियर? तो इसी तरीके से 75 के लिए आप 30 प्लस 45 करके सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन थ्रू ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखिए क्या मालूम है आपको, पॉइंट मालूम है और स्लोप और इंक्लाइनेशन आपसे पूछ रहा है। क्लियर? सबसे पहला काम, किसी एक क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट नोट कर लेते हैं। इसमें रूट 3 है तो शायद आपको कुछ इससे प्रॉब्लम लगे, फर्स्ट पार्ट खुद से लगाइएगा। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट 0,0 एंड रूट 3,3। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको स्लोप मालूम करना है। तो स्लोप के लिए सबसे पहला काम हम इसको x1 y1 और x2 y2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद रिलेशन क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आइए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 माइनस 0 अपॉन रूट 3 माइनस 0।
तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 3/√3 मीन्स √3 से जब आप डिवाइड करिएगा तो √3 रिजल्ट मिल जाएगा। ये स्लोप हो गया। उसके बाद आपसे पूछा इंक्लाइनेशन मीन्स एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, यानी कि आपको tan थीटा की वैल्यू क्या मिल गई √3। ये tan कितने की वैल्यू है, इट इज़ इक्वल टू tan 60। So theta is equal to simply 60 degree. If you want, you can change 60 degree in the form of radian, means pi/3. Both are correct. Clear? Now next question. Question number 3. The side BC of an equilateral triangle ABC is parallel to the x-axis. What is the slope of its side? तो पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको डायग्राम से मिल जाएगी, फिर हम वहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द डायग्राम ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब जरा सा क्वेश्चन सुनिएगा, आपसे कह रहा है द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल मीन्स सच टाइप ऑफ ट्राइंगल हुज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। क्लियर? सपोज वी हैव ए ट्राइंगल AB and C. Okay, side BC of an equilateral triangle is parallel to the x-axis, यानी कि BC पैरेलल है x-axis के। क्लियर? ये आपका x-axis है इस डायरेक्शन में, ये आपका y-axis है। तो ये BC पैरेलल है x-axis के। अच्छा, जो पैरेलल इक्विलेटरल होता है उसके सारे साइड सेम होते हैं और सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का है। तो BC के लिए जो एंगल है थीटा फॉर BC वो कितना है 0 डिग्री है, क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो tan 0 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, हमको मिल जाएगी 0 डिग्री। क्लियर? बची बात AB और AC की। अगर AC को हम आगे की तरफ बढ़ा दें, इस फिगर को ऐसे जूम कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको सही से देख सकें। देखिए BC को अगर हम आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना। अब ये एंगल कितना होगा, हमको तो ये मालूम है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ये एंगल कितना होगा ये मालूम किया जा सकता है 120 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये x एक्सिस से तो ये पैरेलल हो गई ना, इसको बढ़ा दीजिए आगे। ये 60 है तो ये कितना होगा 120 डिग्री, यानी कि एंगल साइड AC के लिए जो एंगल है वो 120 डिग्री है। और साइड AB के लिए यही एंगल है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करना होगा, ये 60 डिग्री है। मतलब साइड AB के लिए जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। क्या क्या किया गया है फिर से देख लेते हैं। BC पैरेलल था x एक्सिस के, तो उसके लिए एंगल 0। अब देखिए हमने BC को यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि एंगल x एक्सिस के पैरेलल है तो वो एग्जैक्ट लाइन वही एंगल बनाएगी जो आपकी x एक्सिस बना रहा है। अगर अंदर की तरफ 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों ऐसा ये एंगल हमने क्यों लिया? क्योंकि हमेशा एंगल को x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करेंगे तब हम जाएंगे। यहाँ से अगर हम मेज़र करते हैं तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेज़र नहीं होता एंगल। जब भी एंगल का मेजरमेंट होगा वो फ्रॉम x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये 120 डिग्री, ये एंगल का पॉजिटिव डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपका 60 डिग्री। तो 0 डिग्री हो गया BC के लिए, 120 डिग्री हो गया AC के लिए, और AB के लिए हो गया 60 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, सीधा सा सबके लिए टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। मीन्स tan 0, tan 120, tan 60, आपको स्लोप मालूम हो जाएगा सारी साइड का। नाउ स्लोप ऑफ BC ये निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, ये पहला हो गया। उसके बाद किसका स्लोप निकालना है हमको, स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC इसका एंगल कितना था tan 120 डिग्री। tan 120 की वैल्यू क्या होती है -√3। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB मीन्स tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो कौन कौन सा स्लोप मिल गया आपको 0 डिग्री,
माइनस रूट ऑफ 3 एंड प्लस रूट ऑफ 3। क्लियर? ये हो गया, आपको स्लोप मालूम हो गया। ओके, इट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in a regular hexagon A B C D E F, AB parallel to ED parallel to the x axis, means AB और ED पैरेलल हैं और वो सब किसके पैरेलल है? x के। What are the slope of its side? बाकी रेगुलर हेक्सागन की जो साइड हैं उनके स्लोप क्या होंगे? क्लियर? बाकी सारी मतलब सभी साइड के स्लोप आपको फाइंड करना है। तो इसका भी पहले डायग्राम बनाते हैं। हेक्सागन है मीन्स टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 6 और एक रेगुलर हेक्सागन है मीन्स सारी साइड सेम होगी। इंटरनल एंगल निकाल लिया जाएगा। उसके बाद एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या एंगल बन रहा है वो मेजर करते जाएंगे। tan की वैल्यू निकाल देंगे, स्लोप मालूम हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये हो गया आपका रेगुलर हेक्सागन। इसको डार्क कर देते हैं। ये खाली समझाना है फिगर को और कुछ नहीं। आपसे कहा गया इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ ए बी पैरेलल टू ई डी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स यहाँ पे ये सपोज कर लें ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर? ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है ए बी पैरेलल टू ई डी, साइक्लिक ऑर्डर में होगा, जाहिर सी बात है। ए बी सी डी ई एफ। क्लियर? यानी कि ये दो साइड आपकी पैरेलल है, ए बी एंड ई डी। अब दिखेगा ए बी पैरेलल टू ई डी, ये दो साइड आपकी पैरेलल थी, ये क्वेश्चन में कहा गया है। क्लियर? और ये किसके पैरेलल था? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो जाहिर सी बात ये इस दो साइड का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। मीन्स एंगल फॉर्म्ड बाय द साइड ए बी विद एक्स एक्सिस 0, एंगल फॉर्म्ड बाय द साइड ए डी विद एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये दो एंगल 0 होंगे तो इसको कहीं लिख देते हैं। मीन्स यहाँ पे कौन कौन से एंगल हो गए? ए बी और ई डी का एंगल सेम है, यानी कि थीटा ऑफ ए बी एंड थीटा ऑफ ई डी और सेम, बोथ इक्वल टू 0। क्लियर? अभी इसकी ज़रूरत होगी, tan के साथ यूज़ करेंगे स्लोप निकालते हुए, खाली अभी शॉर्ट में लिखा जा रहा है। अब बात ये होती है कि रेगुलर हेक्सागन के ईच एंगल कितने के बराबर होगा, मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का होगा। पहले ये मालूम हो जाए तो बाहर का एंगल मालूम हो जाएगा। ठीक है ना? इसी तरीके से यहाँ पे भी निकालना होगा, अलग अलग एंगल को निकालना होगा। तो सबसे पहला काम रेगुलर हेक्सागन का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है ये आपको फाइंड करना है। अगर से ये आपको मालूम होगा, कंफर्म होगा, तब तो ठीक है। जैसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का 60 डिग्री डायरेक्ट रख दिया है, स्क्वायर होगा तो 90 डिग्री डायरेक्ट रख देंगे। बट पेंटागन हेक्सागन इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर से कंफ्यूजन होगा तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको मालूम होगा, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आइए एक फॉर्मूला देखते हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एंगल फाइंड करने का क्या मेथड होता है। ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू होता है आपका, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल होता है, सम निकाल दें पहले। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180। अब इस फॉर्मूले में आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। n मीन्स नंबर ऑफ साइड, बट स्टार्ट कहाँ होगा? क्लोज फिगर आपका ट्राइंगल से बनना शुरू होता है। मीन्स n इज इक्वल टू एटलीस्ट 3 होना चाहिए। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 पे तो आपका कोई क्लोज फिगर हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो कोई भी शेप होगा आपका, अगर से वो क्लोज्ड है, ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रेट लाइन से बना होगा, तो एटलीस्ट 3 साइड होनी चाहिए। तो n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 इज इक्वल टू 1 मिलेगा, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 मिलेगा इंटू 180। ट्राइंगल के लिए सम कितना हो गया? 180। क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 रखना होगा ना, 4 - 2 यहाँ पे 2 आएगा इंटू 180, 360। क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, इसीलिए 5 पेंटागन होगा। 5 - 2 3 आना है ब्रैकेट में इंटू 180, 540। तो पेंटागन का सम आपका 540 हो जाएगा। हेक्सागन आपका दिया गया था रेगुलर हेक्सागन, तो सम ऑफ रेगुलर हेक्सागन n इज इक्वल टू कितना रखना होगा? 6। जब 6 रखेंगे तो 6 - 4 करने पे, 6 - 2 करने पे 4 आएगा इंटू 180 मीन 720। तो रेगुलर हेक्सागन का सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू होता है आपका 720। हमको ईच एंगल फाइंड करना है, मीन्स एक एंगल कितने डिग्री का होगा? ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू जितनी भी साइड होगी उतने से डिवाइड कर दें, जितने एंगल होंगे उतनी तो साइड भी होती है।
इसके लिए रिलेशन हो जाएगा n-2/n इंटू 180। जैसे हमने अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल को देखा था, तो एक ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो 3-1/3 करते, तो 3-1 कितना होता, 3-2 आपका 1 आ जाता, अपॉन में 3 था, वो 180 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा। स्क्वायर है सपोज कर लीजिए, तो स्क्वायर के पास कितनी साइड है 4, तो 4-2/4 इंटू 180, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 4-2 2 मिलना है, 2/4 इंटू 180, 360/4 इज इक्वल टू 90 मिलता है। ऐसे ही पेंटागन के लिए 5 रख के भी चेक कर सकते हैं और हेक्सागन के लिए 6 रख के भी चेक कर सकते हैं। अब इस फिगर में हमको क्या करना है, n की वैल्यू 6 रखनी है, रेगुलर हेक्सागन है, तो हेक्सागन के लिए हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 6 रखेंगे, 6-2/6 इंटू 180, क्लियर, ये हो गए 30 डिग्री, 30 इंटू 4 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो रेगुलर हेक्सागन का जो एंगल बनेगा, ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री। आप इस दो फॉर्मूले को अपनी बुक में कहीं भी लास्ट में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें लोअर क्लास में होती हैं, बार बार आपको इस स्टैंडर्ड पे नहीं मिलेंगी, तो नोट करते जाइए, बेहतर है, आपके पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा। बहरहाल ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 120 डिग्री। आइए फिगर पे चलते हैं, यानी कि एक एंगल 120 डिग्री का बनेगा। इट्स मीन इफ वी ड्रा अ लाइन पैरेलल टू साइड ए बी लाइक दिस, ओके, ये एंगल कितना है 120 डिग्री, बट हमको मेज़र कहाँ से करना है, यहाँ से मेज़र होगा ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 120 है तो स्ट्रेट लाइन पे बाइलिनियर पेयर सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कितना बन जाएगा आपका 60 डिग्री, क्लियर, ये 60 हो गए। अच्छा, इस लाइन का एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। आइए दो साइड को हम लिख देते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय द साइड बी सी 100, ये 60 डिग्री। अच्छा, जो बी सी का होगा वही एंगल तो ये भी बनाएगी ना, क्योंकि साइड तो ऐसे पैरेलल ड्रा करिएगा एक्स एक्सिस को आप, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये साइड ऑफ ई एफ हो गए, ई एफ आपका 60 डिग्री हो गए, दो साइड हो गए। ये आपका 120 है, मतलब ई ए, थीटा ई ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसी तरीके से ये भी आपका होगा 120 डिग्री, थीटा सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। आई थिंक सब हो गए, ए बी ई डी 0, बी डी सॉरी बी सी ई एफ 60 डिग्री एंड ए ई सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये इतनी हो गई। अब आइए हम इसका स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी कह लें या स्लोप ऑफ ई डी कह लें, वो दोनों सेम होगा। स्लोप ऑफ, हमको स्लोप चाहिए ना, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक, ये कह लिया जाए, या इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख दीजिए एम ए बी या एम ई डी, बोथ आर इक्वल, ये tan 0 हो गए, tan 0 की वैल्यू क्या मिलनी है 0 डिग्री, ये हो गए। इसी तरीके से स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी या स्लोप ऑफ ई एफ, स्लोप ऑफ ई एफ इज इक्वल टू tan 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, एंड स्लोप ऑफ ई ए मीन्स एम ई ए या स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू tan 120, tan 120 इज इक्वल टू -1 अपॉन 120 cot 30, ये √3, ये हो गए, क्लियर। तो ये आपके स्लोप हो गए रेगुलर हेक्सागन की जितनी भी साइड थी उन सारे साइड्स के, क्लियर। यानी कि 0,0 दो मिल गए, उसके बाद √3 हो गए दो बार और -√3 हो गए। अब अगर ऑर्डर वाइज आप देखना चाहते हैं तो ए बी बी सी सी, ये पहले ए बी का रख दीजिए, फिर बी सी का रख दीजिए, फिर सी डी का रख दीजिए, उसके बाद डी ई आएगा, ई एफ आएगा, एफ ए आ जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में अलग अलग दिया है, ये ए ई है, ए एफ है, सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया होगा, ये ए एफ है, यहाँ पे भी ए एफ कर लीजिएगा, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड y if the slope of the line joining these is equal to
4/√3। अब स्लोप का फॉर्मूला लगा दीजिए, y2 - y1/x2 - x1 इज इक्वल टू -4/3। ये m की वैल्यू दी गई, ये दोनों पॉइंट मालूम है, इसको रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।